नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे कि लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले उन 3 प्रमुख खबरों का रुख करते हैं। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर ये बातचीत हुई है। और इस बातचीत में आपको बता दें कि करीब 35 मिनट तक फोन पर यह बात हुई, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया, अमेरिका और भारत के रिश्तों का जिक्र हुआ, साथ ही जो इस वक्त कई देशों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसका भी जिक्र इस दौरान किया गया। ईरान इजराइल का जिक्र इसमें किया गया। और क्या कुछ अहम बातें इस 35 मिनट में हुई है बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही भारत कनाडा रिश्तों की एक नई शुरुआत। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद में भारत और कनाडा के रिश्तों में एक और जो हम कह सकते हैं कि संबंध है आगे आने वाले समय में और मजबूत होते हुए नजर आए। किस तरीके की रही शुरुआत बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है, इस संघर्ष को खत्म करने का ये अल्टीमेटम ट्रंप की तरफ से दिया गया है। फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति है इजराइल और ईरान के बीच में, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बात हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। और इस बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की गई और करीब बताया जा रहा है कि 35 मिनट तक दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है, जिसमें कहा गया कि मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। पीएम मोदी और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ ये फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप के आग्रह पर दोनों लीडर्स की ये फोन पर बात हुई है। 35 मिनट बताया जा रहा है कि दोनों के बीच में बातचीत हुई है और इस बातचीत में 35 मिनट में कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था उसके बाद से अब ये पहली बात है दोनों नेताओं के बीच में। ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले पर भी शोक जताया और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत गोली का जवाब गोले से देगा। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस बात को दोहराया है। साथ ही 9-10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के हमले का करारा जवाब दिया, ये बात भी कही गई। और इसके अलावा भारत ने हमले से पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है, इसका भी जिक्र इसमें किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें और भी कई सारी अहम बातें इस बीच सामने आई हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य एयरबेस को ऑपरेशन के लायक नहीं छोड़ा है। भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसके बाद में अब वहां के जो सैन्य बेस है वो ऑपरेशन के लायक नहीं है। साथ ही कहा कि यूएस द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता से जुड़ी कोई बात नहीं हुई है। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन भी जताया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत की तरफ से जारी है वो उसको लेकर के पूरा विश्व इस वक्त एकजुट होता हुआ नजर आए। लेकिन वहीं साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने मध्यस्थता कभी स्वीकार नहीं की है और आगे भी नहीं स्वीकार की जाएगी, ये बात भी कही गई। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने 9 मई की रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था और उस दौरान भी उनसे बात हुई थी। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा था कि भारत पर बड़ा हमला पाकिस्तान कर सकता है। और जब ये बात उनकी तरफ से कही गई उपराष्ट्रपति की तरफ से, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत उनको जवाब दिया और कहा कि पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा और ये भारत की तरफ से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप को क्वाड के लिए भी आमंत्रित किया है और ट्रंप ने इस निमंत्रण को स्वीकार करके कहा है कि भारत आने के लिए वो उत्सुक हैं। तो क्वाड सम्मेलन की बात भी इसमें की गई और इसके साथ ही इजराइल ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में फोन पर बात हुई है। तो करीब 35 मिनट के तक ये बातचीत हुई है और इसको लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि इस पूरी घटना के दौरान भारत अमेरिका व्यापार समझौते और अमेरिका की ओर से भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता को लेकर किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं हुई है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने ना कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, ना करता है और ना ही कभी करेगा। आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील
या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, विक्रम मिस्री की तरफ से ये जानकारी दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में करीब 35 मिनट तक बात हुई और इस 35 मिनट में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात हुई, साथ ही ईरान इजराइल का जो संघर्ष है उसको लेकर भी बात हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो फोन दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के ही तरफ से आया और उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कनाडा में ही मुलाकात होनी थी G7 के साइडलाइंस पे, लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप आवश्यक कारणों से चले गए वाशिंगटन DC, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। तो डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा कि क्या आप अभी वाशिंगटन DC आ सकते हैं। प्रधानमंत्री का आप जानती हैं कि चूंकि क्रोएशिया जाने का उनका प्रोग्राम है, तो उन्होंने काफी शालीन शब्दों में कहा कि अभी हमारा प्रोग्राम है, इसलिए हम नहीं आ सकते। तो दोनों ने इस बात को तय किया है कि वो दोनों कहीं बीच में मिलेंगे। मतलब ये है कि ये बात ऐसा नहीं कि क्वाड शिखर सम्मेलन में ही दोनों मिलेंगे, इसका मतलब है कि दोनों किसी तीसरी जगह पे अभी मिलेंगे। और अभी जो सबसे बड़ी चुनौती अभी डोनाल्ड ट्रंप के सामने है, वो सामने उन्होंने 2 वादे किए हैं पूरी दुनिया से, अपने देश से भी, कि रूस और यूक्रेन का युद्ध वो रुकवाएंगे और उसके बाद इजराइल और हमास के बीच में जो चल रहा है द्वंद्व उसे रुकवाएंगे। अब इजराइल और ईरान के बीच में एक नई स्थिति आई है, तो उन्हें इस सारी गुत्थी को सुलझाना है। और जो इस बात की संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने इस बात पर विचार किया है, जैसा कि विक्रम मिस्री ने कहा, और उन्होंने कई ऑप्शंस हो सकते हैं, उन्होंने ऑप्शंस पे भी विचार किया। और जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत की, तो इससे भी साफ झलकता है कि जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर एक टारगेटेड अटैक किया, कि जहां जहां टेररिस्ट अड्डे थे वो टेररिस्ट अड्डों पर ही हमला किया, कोई नागरिक सिविलियन ठिकानों पर नहीं हमला किया। तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इस गुत्थी को सुलझाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद किया है उन्होंने, और वे करना भी चाह रहे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच जो अटकलें थी, मध्यस्थता की बातें थी, व्यापार का उपयोग करके भारत और पाकिस्तान को समझाना पड़ा युद्ध को रोकने के लिए, संघर्ष को रोकने के लिए, सारी बातें विक्रम मिस्री ने खारिज कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा अवसर था भारत और अमेरिका दोनों के इतिहास में। और इस समय जब दोनों देश कह सकते हैं कि एक नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक टैरिफ वार एक तरीके से पूरी दुनिया पे चला रहे हैं, लेकिन इसे में भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ पे भी बात चल रही है। तो इस बीच में ये फोन आना निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा संकेत है। जी, इसके साथ ही अखिलेश, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए ये भी बात कही गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गोली चलेगी तो गोले से उसका जवाब दिया जाएगा। एक बार फिर से इस बात को दोहराया गया। निश्चित तौर पे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को काफी स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी स्थिति हरकतें होती है, तो उस हरकत का जवाब दुगनी ताकत से दिया जाएगा। या भारत ने पहले भी स्पष्ट किया था और भारत आज भी स्पष्ट कर रहा है कि ऐसी स्थिति ना आए जिसके चलते भारत को उस स्थिति में जाना पड़े कि बड़ी कार्रवाई करनी पड़े। तो इस रूप में कहे कि प्रधानमंत्री ने एक संकेत दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि भारत अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और आतंकवाद को वो प्रॉक्सी वार नहीं बल्कि युद्ध की संज्ञा देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर से जुड़े हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब न्यूज पंच में अगली प्रमुख खबर का रुख करते हैं, जहां कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा अब संपन्न हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा सफल भी रही है। पीएम मोदी और कनाडा के पीएम कार्नी की मुलाकात में भारत और कनाडा के राजनयिक संबंध बहाली को लेकर बात हुई, तो वहीं G7 में कई अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है बड़े नेताओं के बीच में, और फोकस रहा वैश्विक चुनौतियों पर। G7 सम्मेलन के आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और कई वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात भी हुई, जिसके बाद पीएम मोदी अब क्रोएशिया की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं और पीएम मोदी की कनाडा यात्रा आखिर किन मायनों में खास और अहम रही, बताएंगे आपको। साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत कनाडा के राजनयिक संबंध बहाली की ओर। तो भारत कनाडा के जो राजनयिक संबंध हैं वो इस वक्त बहाली की ओर नजर आ रहे हैं और G7 में वैश्विक चुनौतियों पर भी सीधे तौर पर फोकस रहा। आउटरीच सत्र की अगर बात करें तो इस सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होते हुए नजर आए। तो राजनयिक संबंध बहाली की ओर है। भारत और कनाडा के बीच के जो आपस के संबंध है, दोनों नेताओं की जो ये बैठक हुई काफी सार्थक रही। आपको बता दें कि पहली ये मुलाकात थी दोनों नेताओं के बीच में और काफी सफल ये मुलाकात रही है। भारत कनाडा के संबंध बेहद महत्वपूर्ण है, ये बात का जिक्र दोनों नेताओं की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नए उच्चायुक्तों की नियुक्ति पर भी सहमति बन चुकी है भारत और कनाडा के बीच में जो ये वार्ता हुई, और इसके साथ ही उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी होगी। साथ ही लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन में भी दृढ़ विश्वास जताया दोनों देश के नेताओं की तरफ से। भारत कनाडा दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भी दोनों देश इस वक्त उत्सुक नजर आ रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच के जो आपसी रिश्ते हैं वो अब आगे आने वाले समय में और मजबूत होते हुए नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर G7 की बात करें तो G7 में कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें सबसे पहला मुद्दा रहा क्वांटम टेक्नोलॉजी पर साझा बयान सामने है, जिसमें कहा कि दुनिया भर में परिवर्तनकारी लाभ पहुंचाने की क्षमता और अनुसंधान बढ़ाने पर भी जोर G7 के नेताओं की तरफ से दिया गया। इसके साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी सहयोग जरूरी है, सभी देशों को एक साथ मिलकर आना चाहिए, ये बात उसमें कही गई। और साथ ही नवाचार को बढ़ावा देने के अलावा कहा गया कि अनुसंधान और विकास सफल रहे हैं, जो अनुसंधान और विकास है वो सफल रहे। विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने के लिए भी तकनीकें तैयार है, एक दूसरे के साथ साझा करने की जरूरत है। इसके साथ ही AI को लेकर भी इस चर्चा में जिक्र हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र इस चर्चा के दौरान किया गया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जवाबदेही और सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हुई है। क्या कुछ उसमें से बिंदु निकलकर सामने आए, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी पर तो साझा बयान सामने आया ही है, लेकिन इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी बयान सामने आया। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात रही है। कौन कौन से अहम नेता रहे, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी से मुलाकात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात हुई। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से मुलाकात हुई। साथ ही इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से मुलाकात हुई। एंथनी अल्बानीज जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, उनसे मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। तो काफी ये मुलाकात और काफी खास, काफी अहम रही। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुई। मैक्सिकन की राष्ट्रपति हैं क्लाउडिया शेनबाम, उनके साथ हुई मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई। तो ये बीते कल की कुछ अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग निकलकर सामने आई हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अब G7 की यात्रा के बाद में, कनाडा की यात्रा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं क्रोएशिया की यात्रा के लिए। और वहां पे क्या कुछ अहम बिंदु हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से काफी अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये क्रोएशिया यात्रा, और सीधे तौर पर ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से तो अहम है ही, लेकिन इसके साथ ही क्रोएशियाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है। साथ ही राष्ट्रपति जोरान के साथ हुई मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी। और प्रधानमंत्री की इस यात्रा से अगर हम सीधे तौर पर देखें तो आगे आने वाले समय में दोनों देशों के जो आपसी संबंध हैं वो और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की भी उम्मीद इस वक्त जताई जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्रोएशिया के लिए रवाना हो चुके हैं और उनकी क्रोएशिया की ये यात्रा काफी खास और काफी अहम है रणनीतिक लिहाज से भी। देखिए कृतिका, पहले प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी जो क्रोएशिया के दौरे पर आ रहे हैं, तो उस लिहाज से देखें क्रोएशिया के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। हम देखते हैं कि भारतीय जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो तो उत्साहित हैं ही, साथ ही साथ क्रोएशियाई लोगों को भी लगता है कि क्रोएशिया के जो संबंध हैं अब वो अगर बेहतर होते हैं तो उसका एक बहुत फायदा दोनों देशों को मिल सकता है। यही वजह है कि बहुत उत्साह से, उत्सुकता से इस दौरे का इंतजार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर यहाँ पर पहुंचेंगे, उनकी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, राष्ट्रपति से मुलाकात होगी, 4
एमओयू पर दस्तखत होने की उम्मीद है, जो कृषि में या फिर विज्ञान तकनीक में या फिर सांस्कृतिक संबंधों में ये एमओयू होंगे, तो निश्चित तौर पर जो भारत और क्रोएशिया के बीच जो संबंध है, राजनीतिक संबंध तो मजबूत होंगे ही, आर्थिक तौर पर जो सहयोग है वो भी बढ़ेगा। जी, इसके साथ ही शैलेंद्र, इससे पहले अगर हम नजर डालें तो G7 का ये सफल आयोजन और साथ ही कनाडा के साथ जो बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री से, उससे कहीं ना कहीं भारत कनाडा के जो आपसी संबंध है वो भी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। कृतिका, देखिए, भारत कनाडा के जो राजनयिक रिश्ते थे उसमें एक रुकावट देखने को मिली थी और एक घटनाक्रम के बाद हमने देखा था कि राजनीतिक जो संबंध है वो उसमें रुकावट आ गई थी। अब उसे बहाल करने का फैसला किया गया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है भारत और कनाडा की तरफ से। तो ये इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि भारत और कनाडा की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी है, उसमें कुछ दिक्कतें आई थी और राजनीतिक संबंध जब एक तरह से टूट गए थे, रुकावट आई थी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद उसे बहाल करने पर सहमति बनी है, तो ये एक बहुत दूरगामी नतीजे वाला फैसला है। दूसरी बात यह है कि G7 में जिन बातों को कहा गया, भारत की जो बढ़ती भूमिका है वो एक तरह से देखें अब दुनिया समझ रही है। सुरक्षा जो चिंताएं हैं आतंकवाद को लेकर, हमारी दुनिया में तमाम देश उसका सामना कर रहे हैं और भारत की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका समर्थन कर रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से संदेश भी है कि वैश्विक स्तर पर जब नेताओं से मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है और हम देखते हैं कि जब जो बयान आते हैं उसमें ये बात सामने आती है कि भारत जिन वैश्विक चुनौतियों से निपटने में अब अगुवाई कर रहा है, उसमें तमाम बड़े देश वो भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये भारत की ताकत को दर्शाता है। और हम देखते हैं कि G7 से इतर जो मुलाकात हुई अलग अलग देशों के प्रधानमंत्रियों से या राष्ट्रपति से, उसके बाद जो बयान आए, जो सोशल मीडिया पोस्ट आए, वो ये बताने के लिए काफी है कि भारत की जो भूमिका है वैश्विक स्तर पर वो कितनी बढ़ चुकी है और कितनी एक तरह से देखें धाक हमारी बढ़ी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स इस खबर से जुड़े हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे दर्शकों तक। और न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुख करेंगे अब न्यूज पंच में अगली महत्वपूर्ण खबर का। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है महत्वपूर्ण खबर, जहां इजराइल और ईरान के बीच लगातार संघर्ष जारी है। आज छठा दिन है। ईरान की ओर से मंगलवार को कई मिसाइलें इजराइल की ओर दागी गई, जिसके बाद इजरायली लोगों को बंकरों में छिपना पड़ा। इजराइल में अधिकारियों ने लोगों को बंकरों में के पास रहने के लिए भी कहा है, तो वहीं इजराइल ने भी ईरान पर हमले किए। दोनों देशों के बीच चल रहे इस संघर्ष ने दुनिया के तमाम देशों को टेंशन में डाल दिया है। इजराइल में हालातों के मद्देनजर अमेरिका ने यरूशलेम में 3 दिनों के लिए दूतावास को बंद करने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधे तौर पर धमकी दी है और कहा है कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे। ईरान के आसमान पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। करेंगे इस संघर्ष को लेकर चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं इजराइल ईरान हवाई युद्ध का छठा दिन। तो इजराइल ईरान हवाई युद्ध का आज डे 6 यानी कि छठा दिन है। इजराइल ईरान के बीच ताबड़तोड़ हमले इस वक्त किए जा रहे हैं। एक दूसरे पर लगातार ये हमले हो रहे हैं। तेहरान पर भी जो इजरायली मिसाइलें हैं उन्हें दागा किया है और लगातार दोनों की तरफ से ही ये हमले हो रहे हैं। लोगों को अपना इलाका छोड़ने के लिए भी अलर्ट इस वक्त वहां पर जारी कर दिया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि ईरान ने भी मिसाइलों के जरिए तबाही मचाई है इजराइल के अंदर। इजराइल में दागे गए हैं मिसाइल बैराज फतह 1 और साथ ही इसके अलावा और भी कई सारी मिसाइलें हैं जो दागी गई हैं और मिसाइलों से हमला किया गया है। तेल अवीव में भी धमाकों की आवाज़ वहां पर सुनाई दी गई है और साथ ही इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का भी दावा इस वक्त किया जा रहा है। और ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड का भी बयान इस वक्त
सामने आ चुका है। आइए सुनाते हैं आपको। दरअसल आपको बता दें कि खेमनेई की तरफ से ये पोस्ट किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम लगातार जवाब दे रहे हैं और जो भी हमले किए जा रहे हैं हम उसका स्ट्रांग रूप से तुरंत हम इसका जवाब दे रहे हैं। इसके साथ ही ये पोस्ट किया गया है खेमनेई की तरफ से और साथ ही ईरान की साइबर सेना भी इस वक्त कहीं ना कहीं पस्त नजर आ रही है। किस तरीके से ईरान की साइबर सेना इस वक्त पस्त है, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि ईरान की जो साइबर सुरक्षा है उसको इस वक्त बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को डाटा लीक होने का इस वक्त डर सता रहा है। व्हाट्सएप समेत कई सारी जो महत्वपूर्ण ऐप्स हैं जिनके जरिए हम सभी काम करते हैं उन सब पर बैन लगा दिया गया है। इसके साथ ही ईरानी मीडिया की तरफ से भी दावा किया गया है कि इजराइल का बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ये दावा वहां की जो मीडिया है ईरान की उसकी तरफ से किया गया है। लेकिन इसके साथ ही नेतन्याहू की तरफ से क्या कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। सीधे तौर पर नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। ये बात नेतन्याहू की तरफ से कही गई है। साथ ही आपको बता दें कि ईरान में अभी तक 224 तो वहीं इजराइल में 24 नागरिक मारे गए हैं। तो सीधे तौर पर इस संघर्ष का जो नतीजे की अगर हम बात करें तो दोनों देशों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस वक्त पहुंच रहा है। इजरायली मिसाइलों ने कमांड सेंटर तक को ध्वस्त कर दिया है और साथ ही इजराइल की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरानी एयर स्पेस पर अब हमारा कंट्रोल है। ये बात कही जा रही है इजराइल की तरफ से। लेकिन इसके साथ ही खामेनेई की जो कोर टीम है वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि साइबर सुरक्षा को तो झटका लगा ही है, लेकिन साथ ही देखें तो बड़ा रणनीतिक खतरा है। ईरान के नेतृत्व को ये झटका लगा है और मारे गए खामनेई के प्रमुख सैन्य सलाहकार। इसके साथ ही आपको बता दें खामनेई की बेटी की भी अब एंट्री हो चुकी है ईरानी सत्ता में। अब एक नया समीकरण जुड़ता हुआ नजर आ रहा है इसी बीच, क्योंकि खामनेई की बेटी की अब एंट्री होगी और खामनेई के बेटे मोज्तबा का कद कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। उनको और जिम्मेदारियां अब दी गई हैं इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इसके साथ ही इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार कोशिश कर रहे हैं संघर्ष को खत्म करने के लिए, विराम लगाने के लिए, और इसी बीच उन्होंने धमकी दे दी है। उन्होंने सीधे तौर पर ईरान को ये धमकी दी और कहा है कि ईरान जो है बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे। ये धमकी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई है। साथ ही कहा है कि अमेरिका के ईरान का जो हवाई स्पेस है उस पर पूरी तरह से कब्जा है। अमेरिका को पता है कि खामनेई कहां पर छिपे हैं। फिलहाल हम खामनेई को नहीं मारना चाहते। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई और सीधे तौर पर यह धमकी दी गई है कि आप ईरान जो है वो पूरी तरह से सरेंडर कर दे। ईरान को बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के लिए। सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पूरी कोशिश तो डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ ही रहे हैं इस संघर्ष को पर जल्द से जल्द विराम लगाने के लिए, लेकिन कोई खासा असर उनकी इस धमकी का भी नजर नहीं आता है। देखिए, निश्चित तौर पे डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं, जो सबसे ज्यादा बड़ा पोजीशन हो सकता है। उसके बाद वो बीच के रास्ते की तलाश करते हैं। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जब से शुरुआत की G7 के पहले से ही उन्होंने शुरुआत कर दी थी और G7 के दौरान वो G7 एक दिन का शिखर सम्मेलन उन्होंने अटेंड किया और चले गए वाशिंगटन DC। और उसके बाद उन्होंने वहां से कहा कि देखिए, जो हमें खामनेई की जगह का पता है लेकिन खामनेई को मारा नहीं जाएगा। एक बहुत ही ऐसे आम तौर पे राजनयिक भाषा में इस तरह की बातें नहीं की जाती, लेकिन बहुत ही रॉ तरीके से उन्होंने कहा। तो मतलब है कि वो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रहे थे और एक तरीके से बता रहे थे कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं वो हमारे दायरे में है। तो दूसरी तरफ देखिए, उनका यह कहना अनकंडीशनल सरेंडर करना, अनकंडीशनल सरेंडर की बात वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संडे को जो बैठक होनी थी अमेरिका और ईरान के बीच में, उस बैठक से ईरान वापस आ गया था, बाहर आ गया था। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 60 दिन का समय आपको दिया था, 60 दिन के भीतर आपने कुछ नहीं किया। अब 61वां दिन है। उसके बाद इजराइल जो कर रहा है वो इजराइल के पास अमेरिका के काफी हथियार हैं, जो दुनिया का बेस्ट हथियार माना जाता है। तो सारी बातें कह के डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बता दिया कि अमेरिका है पूरी तरह इजराइल के साथ। अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने सवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो जो न्यूक्लियर, जो जहां जहां न्यूक्लियर उनका डिवाइस या उनकी तैयारी है, वहां डोनाल्ड ट्रंप खुद हमला करे या इजराइल के द्वारा हमला कराए। और अगर ईरान की तरफ से कोई बड़ा रिटेलिएशन होता है तो उसका किस तरीके से मुकाबला किया जाए। तो इसके लिए अमेरिका की फौज जो है, अमेरिका के जो जहाज है, वो सारे जहाज आसपास के इलाकों में लगा दिए गए हैं। तो आगे आने वाले दिनों में यह देखा जा सकता है कि अगर ईरान की तरफ से कोई बड़ा रिटेलिएशन हुआ तो अमेरिका उसमें शामिल हो सकता है।
दूसरी तरफ ईरान की तरफ से सूत्रों के माध्यम से, बिचौलियों के माध्यम से इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई समझौते की स्थिति बने। तो ये अभी काफी पेचीदगी बनी हुई है, क्योंकि देखिए एक बार जब इजराइल हमला करता है, ईरान भी हमला करता है और खामनेई का यह बयान आना, मतलब उनका एक्स हैंडल से बयान आना कि बैटल अभी शुरू हुआ है, लड़ाई अभी शुरू हुई है, मतलब है कि वो आगे की लड़ाई के लिए भी तैयार है। तो ऐसे में एक ऐसा कोई तरीका ढूंढना होगा, कोई ऐसा तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कुछ देश कि इसमें बीच का कोई रास्ता निकल जाए। तो एक मैक्सिमम पोजीशन अमेरिका ने और इजराइल ने ले लिया है और ईरान भी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमले लगातार जारी अभी हैं। लेकिन अब देखना होगा कि कितने दिन तक ईरान सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि ईरान के समर्थन में कोई देश आ नहीं रहा है। ईरान इस मामले में अलग थलग पड़ गया है, भले ही बयान आ रहे हैं उसके पक्ष में जरूर, और यहां तक कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा है कि जबरदस्ती ईरान में सत्ता परिवर्तन करना ठीक नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पे कोई उनको मदद करेगा, हथियार की मदद करेगा या किसी और तरीके की मदद करेगा, इस बात की संभावना काफी कम है। लेकिन इसके साथ ही अखिलेश, इस संघर्ष में अगर हम देखें तो 6 दिन है आज इस संघर्ष का, और आगे और कितने दिन ये संघर्ष चलेगा ईरान और इजराइल का, इस बारे में अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन सा है। लेकिन फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर और ताजा अपडेट हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।